हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ द पॉडकास्ट। तो पहले की वीडियोस में हमने बेसिक वास्तु, न्यूमेरोलॉजी एंड एनर्जीज़ के बारे में बात किया था, बट आज हम एक टोटली न्यू डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमारे लिसनर्स के लिए हम लाए हैं एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट। जिन्हें एस्ट्रो वास्तु के बारे में कुछ नहीं पता है या जो क्यूरियस है जानने के लिए एस्ट्रो वास्तु के बारे में, ये पॉडकास्ट उन्हीं के लिए है। तो आज हम ये पॉडकास्ट कंटिन्यू करेंगे आचार्य संगीता जैन के साथ। हेलो, आप कैसी है? आई एम गुड। आप कैसे? एकदम ठीक। तो आज आप हमें क्या इंसाइट्स प्रोवाइड करना चाहेंगी एस्ट्रो वास्तु के बारे में? आपके हिसाब से क्या है एस्ट्रो वास्तु? आप डे बाय डे बहुत क्यूरियस हो जा रहे हो सब कुछ जानना है। चलो आज हम बात करते हैं एस्ट्रो वास्तु के बारे में। एस्ट्रो वास्तु इज़ लाइक आपकी कुंडली के हिसाब से आपका घर बनता है। एंड हमने बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं एंड हमने रेमेडीज़ भी करवाई हैं। तो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट वास्तु हो जाता है एंड डिफरेंट पर्सन्स को डिफरेंट जोन्स अफेक्ट करते हैं एज पर दशा एंड अंतरदशा। ओके, कुंडली की क्या इम्पोर्टेंस होती है एस्ट्रो वास्तु में? कुंडली जब इंसान की दशा अंतरदशा आती है तो उस हिसाब से उनके घर में वही आइटम उसी जोन में रख लेते हैं, तो उस वजह से उनको वो अफेक्ट करती है। एंड कुंडली को बनाने के लिए पहले हम उनकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस एंड बर्थ टाइम लेते हैं एंड कुंडली बनाते हैं। एंड उसके बाद में उससे उनके घर के आइटम्स को चेक करते हैं कौन से जोन में कौन सी चीज़ अफेक्ट कर रही है। तो आप ये कह रही हैं कि अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, वो शायद हमने कोई चीज़ अपने हाथों से कहीं रख दी होगी घर में, जिसकी वजह से वो हमारी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का। वो टाइम ही ऐसा आता है कि हम हमारे वजह से ही वो प्रॉब्लम्स आ जाती है। ओके, तो क्या एस्ट्रोलॉजी और वास्तु रिलेटेड है एक दूसरे के साथ? यस, टोटली। ओके। बहुत जनों को मिथ होता है कि कर्माज इम्पॉर्टेंट है, हम सब अच्छा कर रहे हैं, हमने वास्तु कर लिया है। एक वास्तु हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग टाइप से वर्क करता है। अब जैसे हम चार्ट बनाते हैं तो ये चार्ट में ऐसे इस टाइप से 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो पर हाउस में एक एक प्लैनेट बैठता है एंड वो जोन भी रिलेटेड होते हैं, एक एक हाउस एक एक जोन से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो अगर किसी को अपनी बर्थ टाइम या प्लेस पता नहीं हो, जैसे पुराने ज़माने में हमें पता नहीं होता था कि टाइम क्या है या वो कहाँ बॉर्न हुए हैं, तो आप उनको कैसे, मतलब उनका क्या सल्यूशन है? अब उनके लिए तो हम ऑरा स्कैनर और नॉर्मल जो वास्तु है वो ही प्रेफर करेंगे, बट जिनको पता है उनके लिए हम एस्ट्रो वास्तु ज़रूर चेक करेंगे। से एक सटीक आंसर मिल जाता है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और वो आपको अफेक्ट कर रही है। ओके, तो इसमें प्लैनेट्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है? मतलब आपने जो भी अभी एक्सप्लेन किया उसमें। एक एक प्लैनेट एक एक जोन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। ठीक है, आज मैं आपको बेसिक बताती हूँ। जैसे हमने 12 हाउसेस के बारे में बात की है, तो 12 हाउसेस होते हैं एंड उसमें 9 प्लैनेट कहाँ बैठते हैं वो भी डिपेंड करता है। एंड सब प्लैनेट्स की भी एक एक स्पेसिफिक हाउस होता है। जैसे हम फर्स्ट हाउस लेते हैं तो फर्स्ट हाउस ईस्ट, सेकंड, जैसे जैसे हमने 16 जोन पढ़े थे वैसे ही इसमें 12 हाउसेस 12 जोन को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ईस्ट, सेकंड नॉर्थ वेस्ट, थर्ड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, फोर्थ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड फिफ्थ इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, सिक्स नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद में 7th हाउस हम लेते हैं साउथ वेस्ट, 8th वाला साउथ साउथ वेस्ट, 9th हाउस नॉर्थ ईस्ट, 10th हाउस वेस्ट, 11th हाउस साउथ साउथ ईस्ट एंड 12th वाला साउथ ईस्ट। ओके। तो इस तरह से आपके जो जोन्स हैं ये अपने कुंडली के जोन्स हाउसेस के हिसाब से डिपेंड होते हैं। ओके, तो सब प्लैनेट्स सबकी हाउसेस में सेम ही जगह पे होता है? नहीं, सबके जब हम वही डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस लेते हैं, कुंडली बनती है एंड जब वो पैदा होते हैं तब सोलार सिस्टम में प्लैनेट्स किस तरह से घूम रहे हैं तभी स्क्रीनशॉट हो जाता है।
जो पंचांग में दिखता है, एंड पंचांग को देख के ही कुंडली बनती है। तो हर एक का अपना अपना फ्यूचर होता है, और हर एक के जैसे फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस है, अपने अपने पास्ट लाइफ कर्मास, अपने पेरेंटल पास्ट लाइफ कर्मास, और जो खुद आने वाले इस जन्म में करने वाले हैं कर्मास, ये सारे कुंडली की वजह से हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो अब क्या एस्ट्रो वास्तु स्पिरिचुअल है या साइंटिफिक है या प्रैक्टिकल है? आप इसे किस कैटेगरी में डालोगे? मिथ बहुत है, कोई मानता ही नहीं कुंडली, कोई बहुत ज़्यादा मानता है। बट समझो, जैसे पहले के ज़माने में ऋषि मुनियों ने लिखा है, पर हमने तभी देखा नहीं था किसी को बनाते हुए या करते हुए। और जब हनुमान जी ने सूर्य को पकड़ने के लिए उड़े थे आसमान में, तभी उन्होंने बताया था कि धरती से आसमान की दूरी कितनी है। बट किसी को इस ज़माने में वो सब दिखता ही नहीं है, मैजिक, कि कोई उड़ के भी जाता है और सन को पकड़ता है। सूर्य भगवान को हनुमान जी ने अपने मुंह में भर लिया था। ये भी कौन बिलीव करेगा कि इतना बड़ा आग का गोला हनुमान जी ने अपने मुंह में रखा था। तो इस तरह से तभी की भी स्टोरी है, जब सूर्य भगवान को हनुमान जी ने अपने मुंह में रखा था, तो तब प्रचलित हुआ था कि जो भी अगर सूर्य भगवान को निकालेंगे हनुमान जी उनके मुंह से, तो उनकी जो भी पूजा करेगा, उनके सारे प्लैनेट्स वो अच्छे कर देंगे। ओह अच्छा। इसीलिए हनुमान जी जो हमारे सराउंडिंग में घूम सकते हैं, हमको पता भी नहीं होता है, एंड वो हम जब पुकारते हैं तब हमारी हेल्प के लिए आते हैं। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और कितने इफ़ेक्ट्स दिखते हैं हनुमान चालीसा से। कोई डर के भी मतलब एकदम कंट्रोल में आ जाता है, डर का कंट्रोल भी हो जाता है हनुमान चालीसा से। तो तब की प्रचलित है। बट अभी साइंटिफिक ये है कि देखो, प्लैनेट्स भी हमको दिख रहे हैं, स्कूल्स में भी पढ़ा रहे हैं, 9 प्लैनेट्स है। तो सोलर सिस्टम, अब जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे लोगों को थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ कुंडली भी है। बट जिनको पुराने आध्यात्मिक से जुड़े हुए जो लोग, उनको इन सब पे ज़्यादा विश्वास है, और हमारे जैसे लोग रिज़ल्ट दिखाकर उनको और अफेक्टेड कर देते हैं। ओके, तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब साइंटिफिक भी है, प्रैक्टिकल भी है और स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड है। या आप जैसे जैसे प्लैनेट्स की प्रॉब्लम्स होते हैं, आप रेमेडीज़ करते हो, तो वो आपको क्योर करते हैं, मतलब आपको एक तरह का हीलिंग देते हैं, हीलिंग कह सकते हैं। जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी हीलिंग और रेमेडीज़ के बारे में। हाँ, वैसे ही एस्ट्रो वास्तु में भी बहुत सारे आपको बहुत सिंपल रेमेडीज़ मिलेंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि बहुत सिंपल तरीके से एस्ट्रो वास्तु में आप आपके वास्तु को ठीक करके मतलब हेल्पफुल होता है, बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। ओके। ठीक है, अभी हम प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपने सुना होगा जुपिटर प्लैनेट बहुत बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, एंड नॉलेजेबल प्लैनेट है। मतलब आपके पास, आपका अगर जुपिटर अच्छा है तो आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, एंड आप इतने नॉलेजेबल पर्सन है कि सब लोग आपसे आके सलाह पूछेंगे और आपसे कंसल्टेशन लेंगे। एंड जैसे मरकरी है, मरकरी बुध प्लैनेट, ग्रीन कलर का प्लैनेट है, नॉर्थ दिशा इसकी इम्पोर्टेंट दिशा नॉर्थ है। तो मरकरी वो भी बहुत नॉलेजेबल है। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर का मरकरी अच्छा होना चाहिए। ज्योतिष विद्या जानने के लिए मरकरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर वर्क के लिए मरकरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अकाउंट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, टीचिंग के लिए मरकरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट प्लैनेट हम लेते हैं कि आप समझो शुक्र लग्जरी का प्लैनेट है। तो लग्जरी मीन्स आप जो लग्जरी अट्रैक्ट कर रहे हो, पैसे, सुंदरता, महंगी महंगी चीज़ें, अच्छा खाना, ये सब शुक्र का है। तो समझो आपको जुपिटर अच्छा नहीं करना है और वीनस अच्छा है, तो आप जुपिटर की चीज़ें भी अडॉप्ट कर रहे हैं और शुक्र की चीज़ें भी आपके पास आ रही है। और इसके पीछे एक कहानी भी है कि जैसे जब शुक्र भगवान को गुरु
जी, गुरु प्लैनेट के फादर से, मतलब बृहस्पति जी के फादर से विद्या सीखनी थी। और शुक्र देवता है राक्षसों के देवता। ओके। तो शुक्र देवता ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे भी आपके बेटे के साथ मुझे भी सिखाओ। तो उन्होंने मना कर दिया, अगर मेरे बेटे को जो मैंने सिखाया है वो आप भी सीख लोगे तो मेरा बेटा कमज़ोर रहेगा, और आप तो राक्षसों के देवता है और आपके पास आयुर्वेद का ज्ञान है। तो आयुर्वेदिक का ज्ञान है और आप फिर ये भी सीख लोगे तो मेरा बेटा कम हो जाएगा। तब उन्होंने एकलव्य की स्टोरी जैसे आपने सुनी थी उस तरह से छुप कर उन्होंने सब कुछ सीखा। तो आप समझो, अब उनके पास जुपिटर की कला भी है और उनके पास राक्षस के देवता होने की वजह से राक्षस की जो कला है वो भी है, और उनके वो हीलिंग भी करते हैं, वो आयुर्वेदा के डॉक्टर भी हैं। ओके। तो आप समझो कि शुक्र पावरफुल ज़्यादा है जुपिटर से। तो इस हिसाब से हर किसी को डायमंड अट्रैक्ट करता है, हर किसी को अपनी लग्जरी को इम्प्रूव करने के लिए वीनस को बढ़ाना है। और आपने सुना होगा परफ्यूम्स में आते हैं ब्रांडेड परफ्यूम्स, इत्तर, ये सब वीनस के कारक हैं। तो इजी वे में वीनस को भी अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से हम प्लैनेट्स के बारे में और ज़्यादा समझ सकते हैं। अब एक और बुध प्लैनेट के बारे में भी एक स्टोरी है। जैसे कि गुरु बृहस्पति जी की वाइफ को चंद्रमा के पास बृहस्पति जी ने छोड़ा था ओके। कि वो कहीं जा रहे हैं और आप थोड़े दिन के लिए मेरी वाइफ के साथ रहिए। एंड उस समय चंद्रमा जिनकी 15 डेज़ में शेप्स चेंज हो जाते हैं, तो उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने बृहस्पति की वाइफ के साथ एक सन को जन्म दिया। उनका सन, उनके बेटे का नाम था बुध ग्रह। तो इसीलिए आपने सुना होगा चंद्रमा की बुध के साथ कम जमती है, बृहस्पति की बुध के साथ अच्छी जमती है। अब इस सब में तारा जो थी बृहस्पति की वाइफ, उनके साथ बुध का कनेक्शन, और जुपिटर के साथ बुध का कनेक्शन, एंड चंद्रमा के साथ बुध का कनेक्शन, ये सब है तो बाप बेटे, मगर इन सब प्लैनेट का साथ में नहीं जमता है। अगर कॉम्बिनेशंस होते हैं तो इन सब की प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स है। और प्लैनेट्स की डिफरेंट किस्से हैं, बहुत सारे स्टोरीज़ हैं जो हम और कभी सुनेंगे। डेफिनेटली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये स्टोरीज़, मतलब बहुत रिलेटेबल है। जिन्होंने रामायण महाभारत देखी है वैसे एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है। जिनको प्लैनेट्स के बारे में नहीं पता है वो भी ये स्टोरीज सुन के अट्रैक्ट होंगे और बुक्स में पढ़ेंगे, देखेंगे, इंटरनेट में सर्च करेंगे कि सही में था या नहीं था। डेफिनेटली वो तो है। तो आप क्या रेमेडीज सजेस्ट करोगे अगर किसी की कुंडली में प्रॉब्लम है या अगर कुछ प्लैनेट को ठीक करना है? जैसे कोई क्लाइंट आता है हमारे पास, हम पहले उनके चार्ट देखते हैं। चार्ट बनाने के बाद में हम उनका अंतर्दशा और महादशा देखते हैं। महादशा और अंतर्दशा की जो नक्षत्र है उन नक्षत्र को हम चेक करते हैं, एंड उसके हिसाब से हम कुंडली को देखते हैं। कुंडली को चेक करने के बाद में हम जो नक्षत्र में प्लैनेट बैठा है उस नक्षत्र के लॉर्ड को लेते हैं, एंड उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ पर हिट मार रहा है, कौन से घर को हिट मार रहा है, कौन से जोन, जैसे हमने बताया हर एक हाउस एक एक जोन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कौन से जोन को 180 डिग्री हिट मारता है, तब हम उसको डिसाइड करके उनको बताते हैं कि आपके घर में ये आइटम इस जगह पे रखा हुआ है, आप चेक करवाइए। एंड हमारे क्लाइंट्स फ़ोन करके पूछते भी है घर पे कि यहाँ पर वो चीज़ पड़ी है। कभी मतलब प्लांट्स पड़े होते हैं, कभी कोई रेड कलर का एलिमेंट पड़ा होता है, कभी कोई फ़ोटोज़ होती है, समथिंग जो उनको प्रॉब्लम कर रही है और उन्होंने खुद ने लगाया है थोड़े दिन पहले जब दशा स्टार्ट होने वाली है, तो वो वहाँ से रिमूव करवाते हैं हम, और उसके 180 डिग्री से हटा के हम और 60 डिग्री आगे करवा देते हैं। और इस तरह से
वो चीज़ वहाँ से हट जाती है और उनको अफेक्ट करना बंद हो जाता है। इसी तरह से घर के जितने भी मेंबर्स हैं सबको एक ही टाइम पे एक ही दिशा मतलब अफेक्ट नहीं करती है, सबको अलग अलग दिशा अफेक्ट करती है। इसीलिए डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट वास्तु इफेक्ट करता है, हर एक को सेम वास्तु इफेक्ट नहीं करता है। तो वास्तु पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड होता है और सबके लिए सेम नहीं हो सकता। जैसे 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र एंड एक एक हाउस है। अब 12 हाउसेस है, 30 डिग्री का एक एक हाउस है। हमने पढ़ा है मैक्स में 360 डिग्री, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। तो इस तरह से 360 डिग्रीज पूरे हो जाते हैं अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को, तो एक एक हाउस 30 डिग्री का है। अब एक एक हाउस को हम एक एक प्लैनेट 30 डिग्री रोटेट करता है। जब 30 डिग्री कंप्लीट हो जाता है तो वो दूसरे हाउस में शिफ्ट हो जाता है। ओके। तो फर्स्ट से सेकंड में आने के लिए उसको 30 डिग्री रोटेट होना पड़ता है। इसीलिए जब उसकी कंप्लीट होती है तो वो नेक्स्ट हाउस में शिफ्ट हो जाता है। जैसे चंद्रमा भी 2.5 दिन में अपना सर्कल पूरा करता है, 2.5 डेज एक हाउस में रहता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा चंद्र राशि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चंद्रमा जैसे 2.5 दिन चेंज करता है उसी तरह से आपकी चंद्र राशि बदल में मतलब रेमेडीज़ बताते हैं सब जने कि ऐसे ऐसे होने वाला है, प्रेजेंट में ये है, 2 दिन बाद में चंद्रमा इस हाउस में चले जाएगा तो आपको ऐसे अफेक्ट करेगा। ओह, तो जो चंद्र राशि होती है वो जैसे जैसे शिफ्ट करती है लोग वैसे वैसे हमें प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। इसलिए हमें काफ़ी रील्स में आता रहता है कि जो ये नंबर पे बॉर्न हुआ है उनके साथ ये हो सकता है। ये राशि चंद्र राशि जिनकी मेष राशि वालों का भविष्य, वृषभ राशि वालों का भविष्य, ऐसे आपने न्यूज़पेपर में भी रोज़ चेक किया करते होंगे कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। जब चंद्रमा जिस हाउस में होता है उस तरह से ही प्रिडिक्ट करते हैं। ओके। आप जैसे जैसे ये एक्सप्लेन कर रही थी हम ये भी कह सकते हैं कि इंसान की जो पर्सनालिटी होती है और उसकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी से काफ़ी मैच करते हैं। यस, प्लैनेट जिस हाउस में बैठा है उस तरह से ही वो एक्ट करते हैं। ओके, तो पर्सनालिटी और एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। क्योंकि फर्स्ट हाउस उनका खुद का होता है, 4th हाउस उनकी माँ का होता है। पूरे हाउस डिफरेंट जोन्स डिफरेंट डिपेंड्स है। 5th हाउस उनकी एजुकेशन का भी होता है, ओके। लक का भी होता है। 7th हाउस उसके पार्टनर का भी होता है। 8th हाउस हिडन थिंग्स का होता है, एस्ट्रोलॉजी का होता है। 9th हाउस कंसल्टेशन का फादर का होता है। 10th हाउस आपके वर्क प्लेस का होता है। 11th हाउस आपके फ्रेंड्स कैसे हैं वो मालूम करते हैं। 12th हाउस आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, आपका बेडरूम कैसा है, आपके फॉरेन कनेक्शंस कैसे हैं, वो डिपेंड करता है। आई थिंक ये जो अभी आपने बोला वो काफ़ी रिलेटेबल है और काफ़ी इजी है समझने के लिए। यस, अब देखो आप खुद चेक करोगे कि एक एक हाउस एक एक इफेक्ट करेगा, तो आपके कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट पड़ा है और कौन से प्लैनेट को कौन सा प्लैनेट हिट मार रहा है, ये सब डिपेंड करता है कि आपके कौन से जोन में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। और आप फॉरेन जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, आप मदरलैंड में रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, आपके माँ के साथ रिलेशन कैसे है, आपके फादर के साथ रिलेशन कैसे है, आपके भाई बहनों के साथ कैसे, क्योंकि 3rd हाउस आपकी छोटे भाई बहनों के साथ रिलेट करता है। ओके। तो कोई भी आपको बताता है ना कि आपके भाई बहनों के साथ कैसे रिलेशन है, माँ के साथ कैसे, वो लोग चार्ट में देख के फटाफट बता देते हैं। तो बस आपके डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से आपकी पूरी लाइफ के बारे में पता चल सकता है। आप रिलेट करोगे तो आपको विश्वास भी हो जाएगा। वो तो डेफिनेटली है। तो अगर कोई रेंटेड घर ले रहा है या घर से रिलेटेड क्या है, हाउस एस्ट्रोवास्तु रिलेटेड घर से? हाँ, तो वही आप जब वो कोई घर लेगा, अभी ले रहा है या पहले से बना हुआ है, तब तो वो अपनी कहीं चीज़ रख देगा। और अभी ले रहा है तो एट प्रेजेंट उसकी कुंडली में कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है, वैसा ही उसको मेन डोर मिलेगा और वैसा ही उसके अंदर इंटीरियर भी मिलेंगे। तो वही बात है कि हम लोग जब वो हमारे पास आते हैं नया घर ले रहे हैं, तो हम पहले से बोलते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे मत रखना, ये आपको अफेक्टेड करेगी। एंड इस तरह से उनको कंप्लीट वास्तु करके देते हैं। और हमारा वास्तु बिना तोड़ फोड़ के इजी वास्तु है,
हर कोई आराम से कर सकता है। तो कौन सी दशा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एस्ट्रो वास्तु में? दिशा तो सारे ही इम्पोर्टेंट है। जैसे पितृदोष होता है तो साउथ वेस्ट दिशा इम्पोर्टेंट है। साउथ वेस्ट में अगर प्रॉब्लम है तो पितृदोष होता ही है घर में। ईस्ट में प्रॉब्लम है, आपके पब्लिक कनेक्शन नहीं होते हैं अच्छे। एंड आपकी कुंडली देख के हम बता सकते हैं कि अगर नीच का ग्रह है, उच्च का ग्रह है, या 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है जो आपको अफेक्ट कर रहा है। 8th हाउस हिडन चीज़ों का है। 8th हाउस अगर पावरफुल होता है तो लोग शेयर बाज़ार में सीए बनते हैं। एंड नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर भी 8th हाउस अच्छा होना चाहिए एस्ट्रोलॉजर का, क्योंकि हिडन थिंग्स है तो हिडन थिंग्स 8th हाउस से रिलेटेड है। तांत्रिक क्रिया वगैरह सब कुछ 8th हाउस से रिलेटेड है। फॉरेन का है, अगर फॉरेन जाना है तो 12th हाउस इम्पॉर्टेंट है। 6th हाउस आपके लोन्स एंड आपके कोर्ट केसेस के बारे में बताता है। ओके। एंड सब जोन के बारे में अगर आप समझते हो, नॉर्थ वेस्ट अगर आपका चंद्रमा प्रॉब्लम है तो नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि एक एक प्लैनेट का एक एक जोन है। जैसे ईस्ट का सन है, नॉर्थ वेस्ट का चंद्रमा है और नॉर्थ ईस्ट का गुरु है। ओके। तो एक एक प्लैनेट एक एक हाउस को रिलेटेड कर है। अब जैसे 6th हाउस है बुध का, 12th हाउस आपके फॉरेन लैंड का, अगर यहाँ पर राहु बैठ गया तो वो फ़ौरन जाते ही हैं। नॉर्मली जैसे दुबई, कतर ऐसे कंट्रीज़ में जाते हैं। अगर 12th हाउस में केतु आ गया है तो सबसे इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल वे में जाते हैं, उनको मोक्ष की राह में बढ़ते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि पहले तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं लाइफ को एंड धीरे धीरे लाइफ से ऐसे डिटैच हो जाते हैं कि उनको मोक्ष का पथ की तरफ जाना पड़ता है। एंड स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो समझो कि वो मोक्ष को पा ही लेते हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से प्लैनेट्स भी हैं, जैसे वीनस कहाँ पर उच्च का है, नीच का, ये सब तो उच्च नीच के ग्रह, किसको कौन सा प्लैनेट हिट मार रहा है, ये सब चीज़ चेक करने के बाद में ही हम एस्ट्रो वास्तु बताते हैं। अच्छा, जैसे आपने हिडन चीज़ें बोली, हिडन चीज़ों से मुझे याद आया कि क्या आप किसी की कुंडली देख के बता सकते हो अगर उनकी कोई चीज़ गुम चुकी है तो वो ढूंढने में उसको उनको मदद हो सकती है? कभी कभी किसी को बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ खो जाती है या नहीं मिल रही है तो हम लोग देखते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम वाला हाउस है 8th हाउस है। जैसे 6th, 8th और 12th हाउस प्रॉब्लम वाले हाउसेस होते हैं। तो हम लोग चेक करते उस प्रेजेंट टाइम की कुंडली बनाते हैं एंड प्रेजेंट टाइम में ही हम चेक करते हैं। प्रश्न कुंडली कहते हैं उसको। प्रेजेंट टाइम में आपकी पीड़ा का ग्रह कौन सा है वो चेक करते हैं, वो कौन से जोन में बैठा है वो चेक करते हैं। एंड इस तरह से हम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी चीज़ घर में है तो घर में ढूंढ लो, अगर घर से बाहर चली गई है तो हम बता देते हैं कि अब वो मिलने वाली नहीं है। ओह! अब देखो रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। 100% तो नहीं रिलेट होता है, पर समटाइम ये 100 मतलब आपको 99% तो सही होता है ये चीज़। ओके। अब हम कहीं किसी के घर पे जाते हैं चेक करने के लिए वास्तु, हम पहले ही बोल देते कि आपके इस जोन में प्रॉब्लम है। उनको ऐसे होता है, लेकिन हम तभी का चार्ट बना के, प्रश्न कुंडली कहते हैं, तभी का चार्ट बनाते हैं और उनको बोल देते हैं कि आपके घर में इस जोन में प्रॉब्लम है। मतलब हम हमारे घर पे बैठे हैं और उनको बोलते हैं कि इस जोन में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से तो ये तो कोई आप मतलब अंधविश्वास नहीं होता है, क्योंकि होता ही है। ऐसे मैंने 100 टाइम्स देखा है कि 100% होता है कि मैंने जिस जोन में प्रॉब्लम बोला है और उनके उसी जोन में प्रॉब्लम होती है। ओह वाओ! मतलब अपनी कुंडली कितनी पावर होल्ड करती है वो अभी समझ आ रहा है ये कॉन्वर्सेशन के बाद। हाँ, पहले मुझे भी इतना नहीं लगता था। जब जैसे जैसे मैंने लर्निंग स्टार्ट की, मैंने रिसर्च की, मैंने 100 कुंडलीज़ पढ़े, मतलब लोगों के इतने सारे कुंडलीज़ में से रिसर्च की, तब मुझे बहुत हद तक ये सच लगा कि ऐसा होता है और ऐसा सबको बिलीव भी करना चाहिए, क्योंकि साइंस ने भी बहुत डेवलपमेंट किया है और एस्ट्रोलॉजर्स भी बहुत सारे रिसर्च के बाद में साइंटिफिक रिजल्ट्स दे रहे हैं और साइंटिफिक तरीके से वास्तु भी कर रहे हैं एंड साइंटिफिक तरीके से हीलिंग भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि 100% मतलब किसी को एक्सीडेंट होना ही है और वो मरेगा नहीं हमारे रेमेडी से, या उनका सिर फूटेगा, थोड़ा सा स्क्रैच आएगा,
जब जो होना है तब तब होगा। तो लोग बोलते हैं कि तब अगर होना ही है तो हम क्यों करें। बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपका 5th हाउस आपके पास्ट लाइफ कर्मास है, आपके 9th हाउस आपके पेरेंटल पास्ट लाइफ कर्मास है, आपके बुजुर्ग जो थे फैमिलीज़ के। तो आपने जो इस जन्म में कर्म किया है वो आपका 1st हाउस है। तो आपने जो कर्म किया है उससे तो हीलिंग होगी ही होगी, और आप जो रेमेडीज़ कर रहे हो उससे भी लिटिल हीलिंग होंगी। तो जब जो होना है वो होगा, जो आपका लिखा हुआ है। बट आपने जो कर्म किया है उससे रिपेयर भी हो जाता है, आपसे उससे हीलिंग भी होती है। तो आपके कर्म भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे कर्म करिए, बेस्ट लाइफ जिए। हमारी तरफ से तो यही मनोकामना है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, तो क्या कुंडली से हम अपनी पास्ट लाइफ जान सकते हैं या रीबर्थ के साइकिल को जान सकते हैं? कुंडली से हम अपने लाइफ का एम जान सकते हैं। आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, आपके क्वालिटीज़ क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, आपके फ्यूचर में कौन सी दशा में क्या होने वाला है, ये सब हम कुंडली से देख सकते हैं। ओके। एंड ऐसे बहुत लोगों ने प्रूफ भी किया है कि हमारा जन्म कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से इसी फैमिली में क्यों हुआ है, हमने पास्ट लाइफ में क्या कर्मास किए थे, इसीलिए हमको रीबर्थ मिला है। ये सब रिलेटेड है। एंड आप अगर थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होने लगेगा। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शायद मैं भी खुद घर जाके एक बार ये सब चीज़ों के बारे में सर्च करूँगी और शायद नॉलेज गेन करने की कोशिश करूँगी। बट डेफ़िनेटली बहुत अच्छा एपिसोड था। जो पहले के 3 एपिसोड में बात की थी, बेसिक वास्तु, न्यूमेरोलॉजी, आई थिंक ये सब कहीं न कहीं बहुत इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, अर्थ एनर्जीज़ एंड जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में और जानने की अगर आपके पास क्यूरियोसिटी है, तो प्लीज़ हमारे पिछले वीडियोज़ देखिए और उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।